नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप विद्यार्थी आज आपके बीच फिर हाजिर हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पहली कक्षा से हम जब चर्चा करने लगे थे तो हमने सबसे पहले बात की थी हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द की। हिंदी शब्द आया कैसे, उसके बाद हमने बात की साहित्य की और साहित्य की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में। हमने जाना कि साहित्य होता क्या है, क्यों हम साहित्य को पढ़ते हैं, साहित्य किस प्रकार बना है, इस बारे में कई सारे विद्वानों की परिभाषाओं की हमने जानकारी दी थी। उसके बाद हम आते हैं साहित्य इतिहास के बारे में। साहित्य इतिहास होता क्या है, किसे हम साहित्य इतिहास कहते हैं, और फिर हम पढ़ने चलेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। साहित्य इतिहास के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम इतिहास शब्द को जानने का प्रयास करते हैं। इतिहास शब्द होता क्या है। इति धन ह धन अस धन अ, यानी कि इति प्लस ह प्लस अस धन अ, ये सब मिलकर बनाता है इतिहास। हमने इतिहास शब्द की संधि कर दी, संधि विच्छेद कर दिया है मित्रों। क्या कर दिया है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करने के बाद हमने इसके टुकड़े कर दिए हैं और एक एक वर्ण या एक एक शब्द का अर्थ हम जानने का प्रयास करेंगे। इति का अर्थ होता है समाप्त, ह का धन होता है निश्चित और अस का धन होता है होना, अर्थात जो निश्चित रूप से समाप्त हो गया है उसे ही हम इतिहास कहेंगे। यानी कि वे चीज़ें जो बीत चुकी हैं और जिनके बारे में हम आज बात करते हैं तो वो इतिहास का एक हिस्सा बन चुकी हैं। यानी कि जो हमारे यहाँ पर पूर्वज हमारे रहे हैं, जितने भी राजा महाराजा रहे हैं, जितना भी साहित्य पहले लिखा गया है वो सब क्या है? इतिहास का एक हिस्सा है। इतिहास के बारे में एक विद्वान है कार्लाइल, वो कहते हैं कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो पूर्वजों के द्वारा शिक्षा प्रदान करने का काम करता है। इतिहास क्या है? एक ऐसा दर्शन है, इतिहास दर्शन के रूप में देखा गया है। यानी कि हम उससे दर्शन देख पाते हैं, क्या हमारे पूर्वजों ने किया है, क्या अच्छा और क्या बुरा किया है, क्या तो हमें उनसे सीख कर ये छोड़ देना चाहिए कि ये अब हमें नहीं करना है, और क्या हमें उनके अच्छे कामों से सीख लेनी चाहिए कि अब हमें ये करना चाहिए। यानी कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो पूर्वजों के द्वारा हमें क्या प्रदान करता है मित्रों? शिक्षा प्रदान करने का काम करता है। साहित्य इतिहास की अगर हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। अभी तक हमने बात की हिंदी की, फिर हमने बात की साहित्य की, और साहित्य के बाद हमने बात की है इतिहास की। इतिहास यानी कि समाप्त हो चुका है या जो बीत चुका है, यानी कि ऐसा ही हुआ होगा वही क्या है? इतिहास है, या ऐसा ही हुआ था वही इतिहास है। यानी कि जो चीज़ें पहले घट चुकी हैं, भूतकाल में घट चुकी हैं, उन सभी घटनाओं को हम इतिहास की संज्ञा देते हैं। जैसे कि कार्लाइल ने कहा कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो पूर्वजों के द्वारा हमें शिक्षा प्रदान करने का काम करता है। उसके बाद साहित्य इतिहास के बारे में यदि हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि प्रत्येक देश का साहित्य, किसी एक देश का नहीं, अलग अलग देशों के बारे में यदि हम बात करें तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जो जनता होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ का जो जनसमूह होता है, उसकी चित्तवृत्ति यानी कि उसकी बुद्धि में क्या भाव जागृत हुए हैं, वो कैसा सोचते हैं, वो कैसा बोलते हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनकी खान पान क्या है, सब चीज़ें चित्तवृत्ति के अंदर हम शामिल कर सकते हैं। बहुत छोटा शब्द है लेकिन उसका अर्थ गूढ़ है। वहाँ की जनता की जितनी भी चित्तवृत्ति होती है उसका संचित प्रतिबिंब होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन होता है, वो निकल कर हमारे सामने बाहर आता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यहाँ की यानी कि वहाँ के जो लोग जिस समय पे जो सोचते होंगे वो आज हमें जानकारी मिलती है वहाँ का साहित्य पढ़कर। यदि साहित्य नहीं होता तो हमें कैसे जानकारी मिलती कि वहाँ के लोगों का खान पान क्या था, वहाँ के लोगों का लोक गान क्या था, वहाँ के लोगों की वेशभूषा क्या थी। यानी कि आज जब हमें साहित्य पढ़ाया जाता है तब हम ये देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जब आया तो उसने जीन्स पहन रखी थी,
या पैंट पहन रखी थी या धोती पहन रखी थी, सिर पर पगड़ी लगा रखी थी, ये सब हमें हमारे साहित्य से पता लग जाता है क्योंकि वो लिखित रूप में है। यानी कि जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। अब लोगों का चित्त वृत्तियाँ बदलती हैं। कैसे चित्त वृत्तियाँ बदलती हैं? पहले के लोग धोती पहनते थे, फिर बीच में जीन्स और बेल बॉटम पे आ गए, और धीरे धीरे अब हम जीन्स और बरमुंडा पे आ गए हैं। यानी कि जनता की चित्त वृत्तियाँ, रहन सहन, खान पान सब कुछ बदल गया है। पहले रोटी और बाजरे की रोटी और सोगरे पे काम चलता था। पहले लोग बहुत कम सब्जी बनाया करते थे, दाल से ही काम चला लिया करते थे, मोटे अनाज खाया करते थे। और आजकल बर्गर, पिज्ज़ा, कई सारी तरह की चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, सैंडविच, नूडल्स और वो क्या आता है, मोमोज। तो जनता की चित्त वृत्तियाँ बदल गई, रहन सहन बदल गया, खान पान बदल गया। यानी कि जनता की चित्त वृत्तियों में क्या होता है मित्रों? परिवर्तन होता है। और जैसे जैसे परिवर्तन होता है उसके साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होना लाजमी है। निश्चित रूप से वहाँ के साहित्य में क्या होता है? परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है मित्रों। अर्थात जहाँ से हम शुरू हुए और जहाँ तक हम समाप्त होते हैं, जीवन छोटा सा है, जीवन सभी का जो पैदा हुआ है उसको जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तो आया है सो जाएगा, तो आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए हम जितनी भी हमारे दिमाग में चित्तवृत्तियाँ होती, पिछले लोगों के दिमाग में जितनी भी चित्तवृत्तियाँ थी, उनको परखते हुए उस समय का जो साहित्यकार होता है, उस समय का जो लेखक होता है, उस समय का जो कवि होता है, वो उस परंपरा को साथ क्या करता है? उनका सामंजस्य दिखाता है। और उस सामंजस्य दिखाना ही क्या कहलाता है मित्रों? साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। जैसे कि कबीर के समय पे राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग थी, सामाजिक परिस्थितियाँ अलग थी और धार्मिक परिस्थितियाँ अलग थी। फिर प्रेमचंद के समय पे राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग थी, धार्मिक परिस्थितियाँ अलग थी और सामाजिक परिस्थितियाँ अलग थी। तभी तो उन्होंने गोदान लिखा, तभी तो उन्होंने रंगभूमि लिखा, तभी तो उन्होंने कर्मभूमि लिखा। और कबीर ने कहा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और फिर उसके बावजूद भी कितनी बड़ी बड़ी बातें कही है कि कांकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लियो बनाए, तांचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। या फिर वो कहते हैं कि पाहन पूजन हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस का है संसार। यानी कि जनता की चित्तवृत्तियों के साथ साथ वहाँ के साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। कबीर के समय अलग परिस्थितियाँ थी, प्रेमचंद के समय अलग परिस्थितियाँ थी, और आज का जो साहित्यकार रचना कर रहा होगा उसके समय पे बिल्कुल अलग डिफरेंट परिस्थितियाँ हैं, बिल्कुल भिन्न परिस्थितियाँ हैं। और उनकी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, आज हमारे पास मोदी हैं, उस समय पे मुगल हुआ करते थे, फिर अंग्रेज हुआ करते थे, लेकिन आज जनतंत्र है। यानी कि जनता की चित्तवृत्तियाँ बदली और साहित्य किसके अनुसार रचा जाएगा? वर्तमान राजनीति के अनुसार, वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार और वर्तमान धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार। यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ हर समय में परिवर्तित होती रहती हैं और उनके अनुसार ही जनता की चित्तवृत्तियों में भी परिवर्तन आता जाता है और उसे ही हम साहित्य में बदल लिखते जाते हैं और वही हमारा साहित्य का इतिहास बनता चला जाता है। डॉक्टर नगेंद्र आते हैं और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि युग चेतना और साहित्य चेतना। युग चेतना यानी कि जिस युग में हम रह रहे हैं या कभी रह रहा है, युग चेतना, युग को जानना ही युग चेतना है। जिस युग में आप रह रहे हैं उस युग चेतना और साहित्य चेतना, आप साहित्य को कितना समझ रहे हैं या आप साहित्य को कितना मान दे रहे हैं, उस साहित्य का वर्तमान समय से कितना जुड़ाव है, वो साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए, जो इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर दे। उनका जो एकीकृत रूप हमारे सामने आएगा, जो निकल कर निचोड़ हमारे सामने आएगा, जो हासिल हमारे सामने आएगा, वही साहित्य का इतिहास होगा मित्रों। क्या होगा? साहित्य का इतिहास होगा।
तो साहित्य के इतिहास को समझने के लिए बहुत सारी बारीकियों को हमें जानना पड़ेगा। दो परिभाषाएं हम और देखते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे साहित्य इतिहास लेखन की, कि साहित्य इतिहास लेखन कैसे कैसे हुआ है और कहाँ कहाँ से हमें साहित्य इतिहास लेखन के शोध मिले हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली परिभाषा की ओर चलते हैं। साहित्य इतिहास की जो अगली परिभाषा है वो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा दी गई है। वो कहते हैं, साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना। यानी कि कोई भी साहित्य का इतिहास जो लिखता है, जो भी साहित्य का इतिहासकार है, उसका काम है कवि ने जो भी लिखा है और जो भी समाज के संगत लिखा है उसको न्यायोचित दिखाना। यदि समाज के लिए अच्छा लिखा है तो उसे अच्छा बताना, बुरा लिखा है तो बुरा बताना। यानी कि उसकी जो साहित्य इतिहास लेखन की जो उसकी प्रक्रिया है, जो साहित्यकार होता है उसको उसने समाज को किस प्रकार देखा है ये दिखाने की जिम्मेदारी है इतिहासकार की, वो भी इतिहास में, साहित्य के इतिहास में। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना, यानी कि न्याय संगत दिखाना, अपने ईमानदारी के साथ दिखाना। आचार्य शुक्ल ने इसे कहा है, इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना। हम अभी चित्तवृत्तियों की बात करते हुए आए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जनता की जितनी भी चित्तवृत्तियाँ होती हैं उनका संचित प्रतिबिंब होता है। तो उन्हीं संचित प्रतिबिंब का जनता की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के साथ साहित्य में उस साहित्य को न्यायोचित दिखाना ही ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी आगे कहते हैं कि यानी कवि यदि अपने इर्द गिर्द के संसार और जीवन के देख परख कर उसे अर्थ देता है तो आलोचक और इतिहासकार कवि की इस रचना के में अर्थ का संधान करता है और उसे संवर्धित करता है। यानी कि कवि ने जो लिख दिया है, अब आलोचक का काम है कि वो उसको व्याख्यायित करे और न्यायोचित व्याख्यायित करे। जब तक वो न्याय संगत उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेगा तब तक उस रचना का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यदि वो न्याय संगत, अगर न्याय उचित टिप्पणी न करके अगर उस पर अलग अनर्गल टिप्पणी कर देता है तो उस रचना के साथ अन्याय होगा। तो यही रामस्वरूप चतुर्वेदी कहना चाहते हैं कि यानी कवि यदि अपने इर्द गिर्द के संसार को, अपने आसपास के जो देखता है, यदि उन्हें लिखता है तो अपने इर्द गिर्द के संसार को और जीवन के देख परख कर उसे अर्थ देता है। पूरे जीवन को देखता है, कौन दुखी है। प्रेमचंद की ही बार बार बात आती है। प्रेमचंद ने अपने समय को बहुत मार्मिक तरीके से लिखा है। फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में बात करें, मेला आंचल जो पहला आंचलिक उपन्यास है, उसमें उन्होंने अपने अंचल की संवेदनाओं को, पीड़ाओं को समेटने का प्रयास किया और लिखने का प्रयास किया है। तो उसे देख परख कर जो अर्थ देता है, आलोचक और इतिहासकार कवि के इस रचना में अर्थ का संधान करता है। अब उसमें वो अपनी बात निकाल कर लाता है। आलोचक उसको किस निगाह से देखता है, जितनी भी समीक्षाएं आती हैं, जितनी भी आलोचनाएं आती हैं, तो आलोचक उसे अपने निगाह से देखता है कि कवि ने इसको कैसे लिखा होगा, क्या सोचकर लिखा होगा। यही एक आलोचक का और एक इतिहासकार का काम होता है, उसे संवर्धित करता है। रचना आलोचक और साहित्य इतिहास के मानवीय जिजीविषा के जीवन अर्थ संधान का क्रमिक विकास का चरण है। अर्थात जो रचना है, जो आलोचना है और साहित्य इतिहास के मानवीय जिजीविषा, जो मानव के जीने की इच्छा है, उसके जीवन का अर्थ संधान और क्रमिक का विकास चरण है। यानी कि ये जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है उसी का एक हिस्सा है। फिर नलिन विलोचन शर्मा आते हैं और नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं कि साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहास की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर, जैसे बाकी इतिहास होता है, जैसे बाकी इतिहास की पुस्तकें हम पढ़ते हैं वैसा इतिहास नहीं है। जैसे राजा महाराजाओं की कहानियाँ पढ़ते हैं वो नहीं है। साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहास की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष की, यानी कि जिस युग के बारे में साहित्यकार बात कर रहा है उस युग विशेष के लेखकों के समूह की कृति समष्टि का इतिहास ही हो सकता है। यानी कि उस समय के जो कवियों ने सोचकर लिखा और उस समय के समय जितने भी कवि हैं उन्होंने क्या सोचकर एक ही जैसी परिस्थिति पर लिखा, उसी का इतिहास
साहित्य का इतिहास हो सकता है। ये हमने साहित्य इतिहास के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात की। सबसे पहले हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात की और रामस्वरूप चतुर्वेदी और नलिनी विलोचन शर्मा के बारे में हमने बात की और डॉक्टर नगेंद्र के बारे में हमने बात की। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कार्यों का साहित्य की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना, और आचार्य शुक्ल ने इसे कहा है इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना, यानी कि कवि यदि अपने इर्द गिर्द के संसार और जीवन को देख परख कर उसे अर्थ देता है तो आलोचक और इतिहासकार कवि की इस रचना में अर्थ का संघान करता है और उसे संवर्धित करता है। रचना, आलोचना और साहित्य इतिहास के मानवीय जिजीविषा के जीवन अर्थ संघान की क्रमिक विकास चरण है। और नलिनी विलोचन शर्मा ने कहा कि साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहास की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के बारे में बात कर कि लेखक समूह की कृति, समष्टि और इतिहास ही हो सकता है, यानी कि उस समय जो कवियों ने और लेखकों ने लिखा। मित्रों, ये थी हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कि हिंदी साहित्य और इतिहास कहाँ से आया है। अब इसके लेखन की प्रक्रिया के बारे में, इसकी लेखन की जो परंपरा है उसके बारे में हम बात करेंगे। कहाँ से इतिहास आया है, कहाँ से हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है, क्या तो स्रोत रहे हैं और क्या उसकी पृष्ठभूमि रही है। सबसे पहले इतिहास किस भाषा में लिखा गया, कब लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया, और उसके बाद कौन कौन इतिहासकार आए और उन्होंने इतिहास को किस तरीके से लिखा है, उन सब के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने का अवसर मिलेगा यदि आप टीजीटी, पीजीटी और कॉलेज लेक्चरर या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको हिंदी साहित्य की कविताओं का व्याख्या और उनके बारे में जो बारीक बारीक बिंदु होते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। मैं समय समय पर कविताओं के बारे में भी आपसे चर्चा करता रहूँगा। साथ में हर रविवार को हम एक बहुत बढ़िया सा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिसमें सोमवार से लेकर शनिवार तक जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उन सब के एमसीक्यूज वैकल्पिक प्रश्न बनाए जाएंगे और उन वैकल्पिक प्रश्नों को यहाँ बोर्ड पर एक एक सॉल्व करवाया जाएगा ताकि हमने जो 7 दिन में पढ़ा है उसका एक बार हमारे पास रिवीजन हो जाए। यही हम प्रयास करेंगे। तो आप हमारा चैनल कुलदीप विद्यार्थी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और विद्यार्थी क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के साथ।